the leaders of the All India Congress Committee gather at Mumbai's Gwalica Tank Maidan. मिड 18 सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उस समय को कंसिडर किया जाता है भारत के लिए मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है रिसेंट टाइम। बात करें अगर मॉडर्न पीरियड की, तो मॉडर्न पीरियड पूरे वर्ल्ड में एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ। यह फर्स्टली स्टार्ट हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में अराउंड 15th सेंचुरी एडी। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न पीरियड आने से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मेन फैक्टर था जिससे कि ग्रोइंग नीड्स बढ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में। रॉ मटेरियल्स की ज़रूरतें भी बढ़ने लगी और लेबर्स की भी, और ऐसे लेबर्स जो सस्ते दाम पर ज़्यादा काम कर सकें। बात करें अगर कि पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति है, पहला कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत की हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री को लिखा इंक्लूडिंग इट्स ऑल पीरियड, तो वो है जेम्स मील। जेम्स मील एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को सबसे पहले लिखा, और इसके सारे पीरियड्स को मिला के, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्नाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। अब यूरोपियन कंट्री में मॉडर्नाइजेशन बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ने लगे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बूस्ट होने लगी। अब इससे होता क्या है कि अब यूरोपियन कंट्रीज़ अदर पार्ट जो होता है पूरे वर्ल्ड का उसको एक्सप्लोर करने लगी, जहाँ पे वो ट्रेड सेटलमेंट अपना स्टैब्लिश कर सके। अब एक ऐसी जगह वो ढूंढ रहे थे जहाँ उन्हें सस्ते दाम पर लेबर्स और रॉ मटेरियल्स मिल सके उनकी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। ट्रेड सेटलमेंट स्टार्ट होने के बाद ये ग्रेजुअली उस जगह पे अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश कर देती हैं। अब पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करने का मतलब है कि अब उस रीजन पे उनका पूरा अधिकार है और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं अपने इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, विद मिलिट्री डेवलपमेंट ऑल्सो। और इसी प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा गया। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ किसी एरिया को कॉलोनी बना लेते थे, उस एरिया के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते थे ताकि अपने इंडस्ट्रीज़ को वो रन कर सके और उनका ट्रेड सेटलमेंट जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। अब जैसे जैसे भारत से मुग़ल साम्राज्य ख़त्म होने लगा, ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने कदम और भी मजबूत बनाने लगे। अब ब्रिटिशर्स के पास कई ऑप्शन थे। वो पहले तो ट्रेड सेटलमेंट स्टार्ट करते थे, देन वहाँ के पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको देखने लगते थे। भारत के आखिरी मुग़ल शासक औरंगजेब की मौत के बाद ब्रिटिशर्स अपने कदम भारत में और भी मजबूत बना चुके थे। इसके बाद भारत में अब एक ऐसे समय की शुरुआत हुई जिसे इतिहासकार भारत का मॉडर्न पीरियड मानते हैं। अब भारत के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स पर ब्रिटिशर्स अपना कब्जा कर चुके थे। अगर बात करें तो कॉलोनाइजेशन से भारत में इफ़ेक्ट क्या हुआ, तो पूरे भारत में इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट देखने को मिला। इससे हुआ क्या कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जो इंडिया में आके वर्क कर रही थी, यहाँ के रिच रिसोर्सेज को यूज़ कर रही थी, अब उनके पास एक कंप्लीट राइट हो गया कि अब यहाँ के रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर सकती हैं ताकि अपने इंडस्ट्रीज़ को रन कर सके, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। और इसके लिए अब ब्रिटिशर्स को भारत से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो भारत को पूरी तरीके से कॉलोनाइज कर चुके थे। यानी अब भारत के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स पर उनका एक पॉलिटिकल अधिकार था। इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया, और यहाँ से स्टार्ट होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व की। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल चुका था भारत से कि वह अपना ट्रेड सेटलमेंट भारत में कर सकता है, और यह परमिशन मिला था मुग़ल सम्राट जहांगीर द्वारा। इसके लिए जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसे हम रॉयल ऑर्डर भी कहते हैं, ताकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर फैला सके भारत में। बर्थ ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत थी एक ऐसे वेल ट्रेंड आर्मी की जो उनके ट्रेड को भारत में और अच्छे से फैला सके। अब उन्होंने एक ऐसी आर्मी बनाई जिसमें ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स दोनों थे। इन दोनों के रेशियो में एक बहुत बड़ा अंतर था कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनका रेशियो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर्स। अब जो
इंडियन सोल्जर्स होते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्हें सेपॉयज़ कहा जाता था। सेपॉय एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिपाही। अब कुछ ब्रिटिशर्स इन सोल्जर्स को ट्रेन करने लगे और इन्हें वेस्टर्न मिलिट्री स्किल्स सिखाने लगे ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ये अपने वेस्टर्न स्किल्स के थ्रू इंडियन सोल्जर्स को हरा सकें। कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अब ब्रिटिशर्स के अंडर में भारत में कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाने लगे। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे क्रॉप्स जिसके थ्रू पैसे अर्न किए जा सकें। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये भारत में ही क्यों उगाए जाते थे। भारत में इसलिए उगाए जाते थे क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो इन पौधों के लिए अच्छे नहीं होते थे, यानी इन पौधों के लिए सुटेबल नहीं थे। अब इन पौधों से रॉ मटेरियल बनाया जाता था और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ इन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करती थी, यानी इसे सस्ते दाम पर खरीदती थी और उसे यूज़ कर कर अच्छा मुनाफा कमाती थी। कुछ क्रॉप्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे उस समय में वो है मालवरी, चिंचोना, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, जूट, रबर etc। ये जो फसलें थी भारत के ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में उगाई जाती थी जहाँ पर इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलता था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो टी प्लांटेशन होता था वो असम के एरियाज़ में होता था और जूट जो रस्सियों वाली चीज़ों का उत्पादन होता था वो होता था वेस्ट बंगाल के आसपास के रीजन्स में। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत के किसानों को फोर्स करते थे कि वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाएं और ब्रिटिशर्स को वो सस्ते दाम पर बेच दें। और इन्हीं में से एक अच्छा उदाहरण है इंडिगो का। इंडिगो एक ब्लू कलर की डाई होती है और इसका यूज़ ब्रिटिशर्स करते थे ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ों को कलर करने के लिए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिशर्स अपने हार्श पॉलिसीज़ के थ्रू अब भारत के ज़्यादा से ज़्यादा भाग पर कब्जा कर चुके थे। रिवॉल्ट 1857 एक ऐसा रिवॉल्ट था जिसने ब्रिटिश फाउंडेशन को पूरी जड़ से हिला दिया और यहीं से शुरुआत होता है भारत के फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्ट। बात करें अगर रीजंस ऑफ रिवॉल्ट 1857 की तो इसके मेनली 5 रीज़न थे। पहला रीज़न था पॉलिटिकल रीज़न, दूसरा सोशल कॉज, तीसरा इकोनॉमिक कॉज, चौथा मिलिट्री कॉज एंड पांचवा इमीडिएट कॉज। बात करें अगर पॉलिटिकल कॉज की तो पॉलिटिकल कॉज में ये था कि इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हार्शफुल थी, जिससे कि अब भारत के लोगों को लगने लगा कि ये हमारे प्रिविलेजेस यानी उनके अधिकारों का हरण है। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, जैसे गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, विडो रीमैरिज और बहुत कुछ। अब इससे हुआ क्या कि जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे यानी जो थोड़े कंजर्वेटिव सोच के थे, उनका मानना था कि ये ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस के साथ खेल रहे हैं, जो कि किसी भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। तो इससे जो भी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ थी वो अलार्म्ड हो गई। बात करें अगर इकोनॉमिक रीज़न की तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि जो उनके साथ होता यानी जो उनकी बातों को मानता था, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करता था, ब्रिटिशर्स उनका साथ देते थे और उन्हें एक हाई स्टेज प्रोवाइड करते थे। और जो उनकी बात नहीं मानते थे उन्हें एक लोअर कास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, यानी उनसे अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था सोसाइटी में। तो ये एक बड़ा रीज़न हो गया जिससे कि गरीब और भी गरीब होता चला गया और अमीर और भी अमीर होता चला गया। ब्रिटिश पॉलिसी का जो सबसे बैड इफ़ेक्ट देखने को मिला वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में मिला, क्योंकि अब ये एक तरह से ठप हो चुका था, क्योंकि अब ब्रिटेन से जो चीज़ें आती थी वो भारत में थोड़े सस्ते दाम पर बिकती थी और ब्रिटेन इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बना भी पा रहा था क्योंकि उसके पास मशीनरी सिस्टम थी जो कि भारत के पास नहीं थी। और चौथा रीज़न है मिलिट्री कॉज। अब होता क्या है कि जो सेपॉयज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में वो डिसकनेक्टेड थे, यानी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनकी सैलरी जो थी इंडियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में हाई थी। और बात करें अगर अपॉर्चुनिटी की तो अपॉर्चुनिटी भी ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा मिलता था, इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही कम मिलता था या तो मिलता ही नहीं था। इमीडिएट कॉज। अब 1856 में क्या होता है कि इनफील्ड राइफल जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है कंपनी आर्मी में। अब जो राइफल में
कार्ट्रिज यूज़ होता था, उसके ऊपर एक ग्रीस्ड कैप होता था जो कि आपको अपने मुंह के थ्रू खोलना होता था। जो हिंदू और मुस्लिम सेपॉयज़ थे अब वो और भी ज़्यादा सावधान हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो ग्रीस्ड होती थी या जो ग्रीस्ड कैप वो माउथ से ओपन करते थे वो बना होता था काऊ एंड पिग फैट से, और उनके रिस्पेक्टिव रिलीजियस के अकॉर्डिंग वो चीज़ या वो फैट वो खा नहीं सकते थे या उसे टच भी नहीं कर सकते थे। ये न्यूज़ पूरे सेपॉयज़ मिलिट्री में अब जंगल की आग की तरह फैल गई और सभी सेपॉयज़ इंडियन सेपॉयज़ ने इसे यूज़ करने से मना कर दिया, और ये सबसे बड़ा रीज़न था रिवॉल्ट 1857 का, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट। अब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे अपने कुछ साथियों से कहते हैं बैकनोर में कि वो अब रिवॉल्ट करे अगेंस्ट न्यू कार्ट्रिज, यानी अब वो जो नया कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस हुआ है कंपनी आर्मी में उसे यूज़ नहीं करना चाहते थे, उसके खिलाफ वो विद्रोह करना चाहते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल पांडे पहले एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने न्यू राइफल यूज़ करने से मना कर दिया। इसके बाद मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, और इसके ठीक 1 महीने बाद कुछ सिपाहियों ने, मेरठ के कुछ सिपाहियों ने कार्ट्रिज यानी उस राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया। अब ब्रिटिशर्स जो थे उन सिपाहियों को 10 साल के लिए जेल में डालने की धमकी तक देने लगे, इनफैक्ट उन्हें डाल भी दिया। 10 अप्रैल 1857 से मेरठ में कुछ सिपाहियों ने अपना मार्च स्टार्ट किया, और वो उन जेलों में के जहाँ इनके कलीग्स को बंद किया गया था उन्हें छुड़ाया, और जिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा करने से उन्हें रोका उन्हें मार दिया गया। अब अगली सुबह तक सभी सिपाही जो थे वो दिल्ली पहुंच चुके थे। अब दिल्ली में पहुंचने के बाद होता क्या है कि जितने भी लोकल सेपॉयज़ थे वहाँ उन्हें ज्वाइन कर लिया और लार्ज स्केल में ब्रिटिशर्स को मारने लगे, और बहादुर शाह सेकंड को एज अ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित कर दिया। अब इस न्यूज़ के फैलते ही हुआ क्या कि जितने भी रिवेलियन थे यानी जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे वो अब एक बड़ा रिवॉल्ट खड़ा कर देते हैं अगेंस्ट देम। अब इससे देखने को क्या मिला कि दिल्ली जो है अब इस रिवॉल्ट का एक सेंटर बन चुकी थी, और बहादुर शाह इट्स सिंबल, अदर सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट्स। मेरठ के बाद यह रिवॉल्ट और भी तेज़ी से फैली। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली एंड आरा यानी बिहार। लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट। दिल्ली से बख्त खान जो है विद्रोह कर रहे थे, कानपुर से नाना साहिब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान और आरा यानी बिहार से कुंवर सिंह। ये सभी एक ऐसे लीडर्स थे जो इस रिवॉल्ट को एक बड़े लेवल तक लेके गए, बट इतना कुछ करने के बाद भी ये रिवॉल्ट फेल हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई द रिवॉल्ट फेल्ड। पहला सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि ब्रिटिशर्स के पास इंग्लैंड गवर्नमेंट का सपोर्ट था और उनके पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स भी थी विद वेल ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स। दूसरा रीज़न ये था कि ये रिवॉल्ट भारत के सभी भाग तक नहीं पहुंची थी, यानी पूरे भारत का इस रिवॉल्ट में सपोर्ट नहीं था, और कई इंडियन रूलर्स ने तो सपोर्ट करने से भी मना कर दिया, उल्टा वो सपोर्ट करने लगे ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ताकि इस रिवॉल्ट को दबाया जा सके। और तीसरा रीज़न ये था कि भारत के पास फंड भी नहीं था और ना ही उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे जिसके थ्रू वो ब्रिटिशर्स से लड़ सकें। नेचर ऑफ रिवॉल्ट। ब्रिटिश हिस्टोरियन की माने तो इस रिवॉल्ट को नाम दिया गया सेपॉय मोटनी, जबकि इंडियन हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया। आफ्टर द रिवॉल्ट, अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ जिसका मतलब था कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी भी पावर थी उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को एक टाइटल भी दिया गया जिसे वाइसराय कहा गया, यानी अब जो भी पॉलिटिकल पावर थी अब वो एक पर्सन के पास होगी जिसे वाइसराय कहा गया।
अब ब्रिटिशर्स एक नई पॉलिसी फॉलो करने लगे, डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब है कि अपराइजिंग के दौरान जो हिंदू एंड मुस्लिम्स थे वो एक साथ मिलकर लड़े थे, जो चीज़ ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई। उनका पहला मोटो हो गया कि अब भारत में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को ख़त्म किया जाए, और यहीं से शुरुआत होता है कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया।